Good morning, students. Welcome again in online classes, class 10th. In my last video, we discussed about the question answers of the money and credit, and today we start the economics chapter 4, globalization and the Indian economy. This is the first part. Firstly, we discuss about the outline of this chapter and then we start the reading. Okay, let's continue. ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? विश्व वैश्वीकरण या भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है बेटा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का एक विश्व को, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एकत्रित करके एक छोटे से जगह पे हम हर चीज़ को इकट्ठा कर दें। आप ये सोचते थे कि पहले जिस टाइम पे आपके पास मोबाइल फ़ोन्स की इतनी वैरायटी नहीं होती थी, तो सिर्फ वही मोबाइल्स फ़ोन यूज़ करते थे हम जो कि इंडिया में बनते थे। जिस टाइम पे हमारे पास सिल्क या अदर वैरायटी के कपड़े नहीं होते थे, जीन्स है, डेनिम की जीन्स है या अदर जो भी चीज़ें आप पहनते हो वो नहीं होती थी, तो हम सिर्फ खादी का यूज़ करते थे। जिस टाइम पे आप लोगों के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फूड आइटम्स नहीं थी, चाइनीज़ फूड आइटम्स, चाउमीन आप खाते हो, मोमोज़ आप खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, ये चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम पे इंडियन फूड्स ही आप खाते थे। लेकिन एट द प्रेजेंट मार्केट के अंदर जो चीज़ चेंज आई हैं, जो भी चेंजेस हैं, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही वो सारे परिवर्तन आए हैं, वो सभी चेंजेस आए हैं। Look at the picture. There are the different types of market pictures. This is also different type, this also different type, and this is the big market, also the different types. क्या आप सोचते हैं कि लगभग 20 साल पहले हमारे पास ऐसी मार्केट्स होती थी? नहीं होती थी। हमारे पास एक लिमिटेड मार्केट, लिमिटेड एरिया होता था जिसमें हम अपनी परचेजिंग करते थे। शायद गांव से शहर और शहर से गांव जाने की सुविधा बेशक थी, लेकिन किसी ओकेजनली सिस्टम पे ही वहां जाया जाता था। लेकिन आज अगर हमें कुछ चीज़ खरीदनी है तो हम बहुत इजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वैरायटी पे वैरायटी अलग अलग चीज़ों को हम खरीदते हैं। तो यहाँ हमने यही देखना है कि किस तरीके से मार्केट्स का सिस्टम चेंज हुआ है। लुक एट द डार्क पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ। इन द मैटर ऑफ ईयर्स योर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। आपकी मार्केट जो है वो बदल गई है कुछ महीनों में, कुछ सालों के अंतर के बाद। इस चीज़ का डिस्कशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर है, अगर कोई कंज्यूमर इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के टाइम में बहुत सारा वाइड चॉइस है किसी चीज़ को, किसी गुड्स को खरीदने के लिए, किसी सर्विसेज को खरीदने के लिए। हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं और इन चॉइसेस के कारण जो अगर आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, टेलीविज़न ख़रीदना है या किसी मैन्युफैक्चरिंग कोई और चीज़ खरीदनी है, तो आप आज के टाइम में से अलग अलग वर्ल्ड में जो चल रही हैं उन सब के बारे में देख सकते हो, खरीद सकते हो। एवरी सीज़न, एवरी मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल, हर एक टाइप के ऑटोमोबाइल्स चीज़ें इंडिया में रोड्स पर देखी जाती है। छोटे से छोटे चीज़ों से लेकर मेड इन चाइना, मेड इन जापान, इस तरीके से लिखा होता है और वो इंडिया में फ्लुएंटली बिक रही हैं। गोन आर द डेज व्हेन द एम्बेसडर एंड फ्लैट वर द ओनली कार्स। पहले इंडिया के अंदर अगर कार खरीदनी थी तो हम खरीदेंगे ओनली एम्बेसडर या फिएट, यही कार खरीदनी थी, हमारे पास वैरायटी नहीं थी। लेकिन टुडे अगर हम जाएं किसी कार शोरूम पे जाओ या किसी मोबाइल शॉप पे जाओ या किसी वुलन क्लॉथ्स की शॉप पे जाओ, हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं कि हमें किस तरीके की क्या चीज़ें खरीदनी है, किस ब्रांड की खरीदनी है। इस टाइप के जो चेंजेस हैं, सच वाइड रेंज चॉइस गुड्स इन द मार्केट इज़ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिन। आज के टाइम में जो चेंजेस हो रहे हैं वह वी वुड नॉट हैव फाउंड सच ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इन द इंडियन मार्केट इवन 2 डिकेड्स बैक। अगर पिछले 20 वर्षों में, 2 डिकेड्स बैक 20 वर्षों में अगर हम देखें, हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, लेकिन आज
हमारे पास मार्केट के बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड चॉइसेस हैं, परिवर्तन हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो एकदम से परिवर्तन आया है उसके क्या कारण हैं। वाई आर दीज फैक्टर बीइंग दोज चेंजेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ये चेंजेस आए हैं। एंड हाउ आर दीज चेंजेस इफेक्ट इन द लिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के लाइफ को, लोगों के रहन सहन को ये सब चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते हैं और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ आता है, दिस इज द सब पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट सब पॉइंट, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कि कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी उत्पादन किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में आया। ठीक है, क्वेश्चन को, चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में आप समझने की कोशिश करें कि कोई भी प्रोडक्शन है या कोई भी उत्पादन है उसने कंट्री को अक्रॉस कैसे किया। देखो, until the middle of the 19th century production was largely organized within the countries के अंदर बनाई जाती थी। What crossed the boundaries of those countries were raw material। सबसे पहले आप ध्यान करो, जिस टाइम पे कॉलोनिज्म हमारे देश में था, कॉलोनिज्म मतलब एक देश से, जिस तरह ये आप ये मान के चलो दिस इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इंडिया पे राज करना शुरू किया, दैट इज़ इंडिया पे राज करना शुरू किया। यहाँ से इन्हें चीप जो है रॉ मटेरियल मिलता था। सपोज कीजिए कॉटन मिलती थी, कॉटन यहाँ हमें मिल रही है, यहाँ उस कॉटन की अगर ये टेक्सटाइल लगाते तो उन्हें प्रॉब्लम आती, टेक्सटाइल पे पैसा कौन खर्चा करता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ चीप तो लेबर है और चीप रॉ मटेरियल है, क्यों ना यहाँ से इस रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पे उठाया जाए और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसे ब्रिटेन में भेजा जाए, और ब्रिटेन में जो गुड मटेरियल जो तैयार हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसे वापस इंडिया में लाया जाए। और इंडिया में जब रॉ मटेरियल 2 रुपये में था तो उसमें ये कॉस्ट इंक्लूड की और फिर आने की इंक्लूड की और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इंक्लूड की। उसके बाद वो 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में आके इंडिया में ही बेच दी। इस तरीके की सिस्टम यहाँ पे शुरू किया। कॉलोनियल सच एज इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ इन एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड। अब क्या करता था, कॉलोनिज्म के कारण, उपनिवेशवाद के कारण इंडिया से कच्चा माल तो ले जाया जाता था और तैयार माल इंपोर्ट कर दिया जाता था, तैयार माल इंडिया में इंपोर्ट कर दिया जाता था। ट्रेड्स वर द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज। व्यापार जो था सबसे मेन कारण बताया गया है जिन्होंने ये चेंजेस लाने में सबसे मेन रोल प्ले किया। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज, वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो इस तरीके के चेंजेस लाती हैं, दैट द मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस MNCs, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। हर टाइम पे MNCs इस चैप्टर में यूज़ किया जाएगा तो आपको ध्यान से देखना है कि MNCs का मतलब है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस emerged on the sea. A MNC is the company that owns or control production in more than one nation. एक देश से दूसरे देश में यहाँ बैठ के कंपनी दूसरे देश में राज कर रही है या अपना बिजनेस चला रही है। MNC set up offices and factories from the production in the regions where they can get cheap labor and other resources. इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल एंड द चीप लेबर दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी फैक्ट्रीज या फिर अपने ऑफिसेज कहाँ स्टेबल किए, इंडिया में स्टेबल किए। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ लो, प्रोडक्शन की कॉस्ट लो हो जाए एंड द MCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। अब इंडिया से, और सपोज कीजिए कि यहाँ वही ब्रिटेन और यहाँ इंडिया से चीज़ यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाने में
फिर तैयार माल को लाने में, ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था ना, ये शायद वो लोग उठा नहीं पा रहे थे, वो महंगे दामों पे नहीं बेच रहे थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, यहीं आकर अपनी फैक्ट्रीज लगा ली, ब्रिटिश फैक्ट्री यहाँ पे इंडिया की इंडिया में ही तैयार माल लिया, यहीं की यहीं बेचना शुरू कर दिया। ये प्रोसेसिंग करने के बाद एमएनसीज अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, अब वो बहुत ज़्यादा लाभ कमाने लगी। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी, ए लार्ज एमएनसी प्रोडक्टिंग इंडस्ट्री equipment designed its production in research center in United States and then has to components manufacturing in China। उन्होंने क्या किया, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट की कंपनी कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रही है, चाइना में। दीज आर देन शिप्ड इन मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप, मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप में उसे भेज दिया। वेयर द प्रोडक्शन आर assembled and finished product are sold all over the world, वहाँ उसको प्रॉपर शेफ के साथ दिया गया और फिर डिफरेंट पार्ट में बेच दिया गया। Meanwhile, a company customer care is carrying out through all centers located in India, और कस्टमर केयर के सेंटर्स कहाँ कितनी डिमांड है, लोग क्या चाह रहे हैं, उसके अंदर और क्या अच्छे तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, वो कॉल सेंटर्स इंडिया में स्टेबल कर दिए। तो मैक्सिको में, ईस्टर्न यूरोप में, चाइना में और इंडिया में यूनाइटेड स्टेट्स का चल रहा है व्यापार, ट्रेड चल रहा है। दैट इज़ द एमएनसीज ने जो प्रोडक्शन फैलाई हुई थी। यहाँ एक एमएनसीज का एग्जाम्पल दिया गया है। एमएनसीज इज़ द नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन ग्लोबली बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड द सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। वो चाहता था कि नहीं मेरा तैयार माल विश्व के हर कोने में बिके, बल्कि मेरा तैयार माल और मुझे सर्विसेज भी हर एक जगह मैं उसका प्रोडक्शन कर लूँ। एज द रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, एक कॉम्प्लेक्स वे में, एक जटिल रास्ते से इसको प्रक्रिया को शुरू किया गया। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोबल, छोटे छोटे पोर्शंस के थ्रू डिवाइड किया गया। चाइना में प्रोवाइड द एडवांटेज बीइंग इन द चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन थी। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप यूजफुल था फॉर द क्लोजनेस नेट ऑफ द मार्केट इन यूएस एंड यूरोप, वहाँ मार्केट नज़दीक थी। और इंडिया इज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया के अंदर हाईली स्किल्ड इंजीनियर थे जो इस टेक्निकल प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से समझ सकते थे और फैला सकते थे। इट वाज द एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग यूथ एंड द प्रोवाइड द कस्टमर केयर सर्विसेज एंड ऑल द प्रोबेबलीज कैन मेक 5 to 60% ऑफ कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसीज, और ये सब चीज़ें 50 से 60% तक की कॉस्ट सेविंग कर रही थी एमएनसीज की। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन अक्रॉस द ब्रॉड टू द मल्टीनेशनल्स कैन बी ट्रूली इम्यूनाइज, मतलब जो चीज़ें उन्होंने सोची थी वो एक बेहतर तरीके से, इस तरीके से उन्होंने उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया या फैलाया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, प्रोडक्शन किस तरीके से डिफरेंट टाइप से डिफरेंट कंट्रीज़ में या वर्ल्ड में फैली। ठीक है, यहाँ तक का चैप्टर आप आज ये फर्स्ट पॉइंट अच्छे से करो। कल हम करेंगे इंटर लर्निंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।